निमित कौर, आपका बहुत बहुत स्वागत है दी ललन टॉप पे। थैंक यू सर। आपकी सीरीज आ रही है स्कूल ऑफ लाइज हॉटस्टार पे। बीबीसी इंडिया और हॉटस्टार ने मिलकर बनाई है। अ, इसकी कहानी मैं लोगों को बिल्कुल शॉर्ट में बता देता हूँ। एक लड़का है जो एक बोर्डिंग स्कूल से गायब हो जाता है। बड़ी पॉश सी बोर्डिंग स्कूल लग रही है। और फिर सब खोज रहे हैं कि उस बच्चे के साथ क्या हुआ है। बहुत सी लेयर्स निकल के आती हैं, और जो एक फिजिकलिटी है कि फैक्ट्स कि क्या हुआ होगा, उसके बजाय साइकोलॉजी में सीरीज जाती है, और वो सोसाइटी के बारे में और ह्यूमैनिटी के बारे में और हम बच्चों को कैसे पाल रहे हैं शायद उसके बारे में कुछ एक्सप्लोर करती है। 2 जून को आपकी सीरीज आ रही है। हम इसके बारे में बात करेंगे। मैं सबसे पहले शुरू करना चाहूंगा आपके मुझे याद है जब आपके म्यूजिक वीडियोस आए थे। 2-3 सॉन्ग्स आए थे 2005 में और 2009 में। तो मैं आज अगर आपका पूरा काम देखता हूँ और जो कि यूनिक है, मैं ये देखता हूँ कि शायद आपको भी महसूस होगा कि जो उन गानों के समय में आप एक कच्ची माटी जो होती है ना, जिसको आप इनोसेंस और कच्ची माटी के साथ किसी और ढालते हो, तो वो जितना वहाँ कहते हैं ना वाइब्रेंट, और जितना वहाँ कहते हैं ना इनोसेंट, और वो कैरेक्टर आप देखो उन गानों में ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई एक्टर नहीं है। बिल्कुल नहीं लगता है। और वो एकदम आप देख रहे हो, पहली बार मैं देख रहा हूँ ऐसी कोई चीज, और यूनिक चीज है। और इस गाने में कितनी सुंदर ये चीज लग रही है। ये पात्र कितना बढ़िया लग रहा है। तो क्या आप भी मिस करते हो कि अब मैं बहुत कुछ सीख गई हूँ, और तो वो इनोसेंस और थोड़ी, मान लो ऐसा रोल कभी आए तो शायद वैसा न परफॉर्म कर पाऊँ, डिफरेंटली कर पाऊँ। पता नहीं एक्चुअली सर, उस वक्त मेरे दिमाग में क्या था और क्या नहीं था मुझे तो याद भी नहीं है, बिकॉज मैं ट्रूली तेरा मेरा प्यार तो पहली बार मैं कैमरा फेस कर रही थी। उसमें मैं सेट पहली बार देखा लाइफ में वहां पर। जब 2004 में जो 2 वीडियोस हमने शूट किए, तो वो एक, ऑफ कोर्स वो एक रॉनेस और एक इनोसेंस और एक जो एक अनअवेयरनेस होती है, वो उसकी खूबसूरती अपने आप की है। जैसे कि हम बचपन में जैसे थे, वो एक वो इनोसेंस आप वापस तो नहीं ला सकते। वो पॉसिबल नहीं है। बट आई थिंक कि उस वक्त मैं एक्टर अपने आप को समझती भी नहीं थी, मैं एक मॉडल थी। जब मैं बॉम्बे आई थी उस वक्त, तो मैंने मतलब पहली बार सेट देखा था, तो आप समझ सकते हैं कि मुझे क्या ही आइडिया होगा किसी भी चीज का। तो जैसे जैसे आप सीखते हैं, जैसे जैसे मैंने थिएटर किया, इस कला को समझा समझा कि सीन पढ़ना कैसे है, क्या करना है, किसी के सामने खड़े कैसे होना है, बातचीत कैसे करनी है, यू नो तो मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि मैं बम्बई में जिस इरादे से आई थी, उस जर्नी पर मैं कायम। मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं यहाँ पर मॉडल, बतौर मॉडल सिर्फ मॉडलिंग करने नहीं आई थी। मैं यहाँ पे कलाकार बनने आई थी, सीखने आई थी कि मैं एक्टर बनना चाहती हूँ, फिल्मों में काम करना चाहती हूँ। मेरा सपना वही था। सो अलोंग द जर्नी, जो जैसे जैसे काम मेरे सामने आए, जैसे लोगों के साथ मुझे काम करने का, सीखने का मौका मिला, मैं अपने आप को क्या वहां देखना चाहूंगी जहां से मैंने शुरू किया था? कभी भी नहीं। एब्सोल्युटली नॉट। एज लॉन्ग एज मेरी जर्नी एज एन एक्टर और एज एन इंडिविजुअल मुझे सिखाती है, आगे आगे बढ़ाती है, इमोशनली और सोफिस्टिकेटेड करती है, लाइफ के प्रति आई थिंक एक एम्पैथी और बढ़ती है आपके आपके विद इन, एज एन आर्टिस्ट, एज यू कीप ग्रोइंग। लोगों के आसपास आप रहते हैं, आपको समझ में आता है। आई थिंक आई डोंट वांट टू ट्रेड दैट टाइम फॉर दिस, नेवर। पेडलर्स से लेके स्कूल ऑफ लाइफ तक जो आप बताना चाहें अगर, कि जैसे एक एक्टर के लिए एनवायरनमेंट है वो कितना ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। एनवायरनमेंट से मेरा मतलब है कि जैसे आपका जो डायरेक्टर है उसकी जो ब्रीफिंग होगी, उसका जो स्टाइल है आपके अंदर आपको पहुंचाने का, और वहां से आपके कैरेक्टर को प्लेस करवाने का कि ये कैरेक्टर आपके भीतर यहाँ है, या सेट पे उसका काम करने का जो स्टाइल है, वर्कशॉप्स है। तो जी। इतनी फिल्मों में आपने पाया होगा, इवन आपने अमेरिकन सीरीज भी की हैं। तो ये एनवायरनमेंट, वातावरण कितना हेल्पफुल होता है। मेरे जैसे एक्टर के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है सर, क्योंकि मैं बहुत सेंसिटिव किस्म की लड़की हूँ। मैंने अपने लाइफ में कभी भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया कि सेट पे एटमोसफियर अच्छा ना हो और आपका काम बहुत ही ज्यादा, आपको लग रहा है कि यू आर गिविंग योर बेस्ट, यू नो वो अलग बात है कि लोगों को कैसा लगा, वो फिल्म चली नहीं चली, काम सराहा गया या नहीं। बट मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आई वर्क द बेस्ट व्हेन द एनवायरनमेंट इज नरिशिंग। जब लोग आसपास आपको इनकरेज करें, उनमें क्लैरिटी हो कि आपको क्या
करना है. एवरीबडी शुड बी मेकिंग द सेम फिल्म. कई बार क्या होता है कि कई बार सुनने में आता है कि कि सम प्रोजेक्ट्स, किसी की इंटेंशन कुछ थी, वो कुछ और हो गया, सेट पे पहुंचे तो कुछ और ही चल रहा था. सो मेरे साथ लकीली वैसा आज तक कभी नहीं हुआ है. मेरे हिसाब से जो डायरेक्टर हैं वो तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आदमी है सेट पर. वो एक तरह से लाइट हाउस होते हैं आपके. आप समंदर में तैर रहे हैं, आप बोट में हैं, क्या चल रहा है आपके साथ, तो कुछ आइडिया नहीं आप कहाँ जा रहे हैं. अगर वो क्लैरिटी आपको नहीं होगी तो मेरे लिए एटमोस्फियर, डायरेक्शन, एक एक्टर को संभाल के चलना जितना सोफिस्टिकेटेड और जितना कॉम्प्लेक्स काम है डायरेक्टर का, रियली आई कैन नेवर डू इट. आई थिंक बहुत मुश्किल काम है. जो पीपल मैनेजमेंट होती है वो तो पता नहीं कैसे मैनेज करते हैं डायरेक्टर्स. एंड एक्टर्स आर सच सेंसिटिव पीपल. हर एक का अपना वर्किंग स्टाइल है. कोई कैसे काम करता है, किसी का नेचर कुछ है. यू नीड टू बी एक्चुअली अ साइकोलॉजिस्ट बिफोर बीइंग अ डायरेक्टर. कभी कभी मुझे ऐसे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है. और एनवायरमेंटली मैं बहुत फॉर्चुनेट अपने आप को समझती हूँ कि मेरे साथ कभी ऐसा वाकया नहीं हुआ, या मैं कभी अपने आप को किसी ऐसे सेट पे नहीं पाया जहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे काम कैसे होगा. यू नो बिकॉज मैं रियली बहुत ही एक ऐसे मेरा नेचर वैसा है कि मेरा सबसे बेहतर काम तब हो पाता है जब मैं सेफ फील करूं. एक बार आपकी इरफान खान से बात हुई थी दुख और सुख को लेके, लंच बॉक्स के टाइम आई गेस. तब आपने कहा था कि मैं, जो अच्छी चीजें लाइफ में आती हैं, जो सुख बहुत सारे आते हैं, सफलताएं आती हैं, उनको मैं, मेरे को डिफिकल्टी होती है उसको फेस करने में. परेशानियां तो चलो मैं फेस कर लेती हूँ, मेरे में इतना कुछ है. तो इरफान ने क्या बोला था आपको, और क्या आज आप उसमें कंफर्टेबल हुई हैं? 10 साल पहले की बात है, क्योंकि कैन फिल्म फेस्टिवल में हमारी जब फिल्म वहां पे सामने आई थी लोगों के, तो वहां पे कुछ ऐसा सामने समझ में आ रहा था कि ये कुछ बड़ा होने वाला है इस मूवी के साथ. जैसा रिस्पॉन्स आ रहा था मैं समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि लंच बॉक्स मेरी एज अ लीड एक्टर पहली फिल्म थी. मैंने दो फिल्मों में उससे पहले एक आध सीन या छोटे सीन्स कुछ इधर उधर करे थे, पर बतौर लीड एक्टर पहली पहली बार मैं, लंच बॉक्स वाज माय फर्स्ट फिल्म. सो मुझे याद है इरफान और मैं बैठे हुए थे वहां पर बाकी हमारी टीम के साथ, और मैं थोड़ी सी सुन पड़ी हुई थी. तो मैंने उनको पूछा था कि कि आप कैसे ये सब कुछ अब्सॉर्ब कर पा रहे हैं, आपको कैसे लग रहा है ये सब, जो इतनी एड्यूलेशन और इतना अटेंशन. उन्होंने बस यही कहा था कि देखो, अम, हम जीवन जीते हैं ताकि हम स्ट्रगल्स जो हैं अपनी हैंडल कर सकें, और वो ही आमतौर पर जीवन में ही है. तो ये जब अच्छे मोमेंट्स और ये जब हाईज आते हैं, इनको पूरी तरह अब्सॉर्ब कर लो. और पूरा एंजॉय करो, पूरी तरह लिव इट अप, क्योंकि ये बार बार नहीं होगा. एंड such wise words and really such great advice to hold on to. और वो जितने सरलता से हर बात बताते थे, थे बहुत इंटेंस और बहुत ही सेंसिटिव नेचर उनका था. बट जितना मैंने उनको देखा, बहुत लाइट थे लाइफ में, बहुत हल्का चलते थे, हल्की बात करते थे, हल्का रिलैक्स, बिल्कुल लाइक दैट. सो मैं वो बात हमेशा याद रखूंगी. इरफान ने उन्हीं दिनों में आपके बारे में कहा था कि ये गजब की एक्टर आने वाले दिनों में बहुत चमकेगी, और उन्होंने ये कहा था लंच बॉक्स आपकी पहली फिल्म, उनको यकीन नहीं हो रहा इतना अच्छा काम आपका उसमें है. इसी सवाल का एक, इसी चीज को एक्सटेंड करूंगा मैं कि होमलैंड मैंने जब देखी थी तो मुझे बहुत पसंद आई थी, और आपका पहला जब उसमें झलक आती है तो इतना कंट्रोल होता है उस रोल पे आपका. पहली बात तो ये है कि किसी इंडियन एक्टर को इतने बढ़िया रोल में देखना, वो भी होमलैंड जैसी सीरीज में जिसको पूरी दुनिया में लोग बहुत पसंद करते हैं, और एक नशा सा है उसका, जब तक उसका लास्ट सीजन भी नहीं आया था. तो उसमें आपको पूरे कंट्रोल की सिचुएशन में देखना, और कैरी मैथिसन उसकी ऐसी तैसी करके रखना पूरे उसके अंदर, वो अमेजिंग अमेजिंग था. सीजन 8 में भी आपका वापस आना. तो मैंने देखा रेडिट पे एक जने ने कमेंट किया था कि ये ऐसी बंदी है जिसने सिंगल हैंडेडली पूरे सीआईए नेटवर्क को इस्लामाबाद में तबाह कर दिया. उसने उसने ये भी कहा था कि उसने अपने एसेट्स को तो एक्सपोज नहीं होने दिया, लेकिन यूएस है उसको एकदम, कहता है ना कि पाकिस्तान से साफ करके रख दिया. फिर उसने ये भी कहा था कि कैरी है उसको एक या दो चीजें सीखनी चाहिए इससे, तस्कीन से. तो मैं ये पूछना चाहूंगा इरफान की बात और इस कमेंट के बरक्स की, भाई इसके इसके साथ की, आप इतना रेडी कैसे थी, क्योंकि आपके इनिशियल प्रोजेक्ट्स में ही था होमलैंड. इतना जी. रेडी होना और उसमें एक लाइन इधर से उधर न होना, या एक इमोशन इधर से, तो इसके पीछे कारण क्या था? कोई ट्रेनिंग थी, या आप रियल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में जिन चीजों से आप गुजरी, या क्या था? आप रेडी कैसे थी इतना?
ऑनेस्टली मैं आपको सच बात बताऊं, मुझे आइडिया नहीं था कि होमलैंड कितना बड़ा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। लंच बॉक्स के बाद मैं ट्रैवल कर रही थी, फिल्म प्रमोट कर रही थी इधर से उधर। मुझे बताया गया कि आपको ये स्क्रीन टेस्ट देना है लंदन में, क्योंकि वो कुछ मैनेजमेंट कुछ दे रीच्ड आउट टू मी। उन लोगों ने कहा कि आप लोग आप ये इसके लिए आप, और एक ईरानी एक्ट्रेस को उस पार्ट के लिए साइन कर दिया गया था एक्चुअली। सो मैंने जब स्क्रीन टेस्ट दिया लंदन में, मुझे आइडिया नहीं था ये क्या है। तो मैं मेरे मुझ पे शायद उस बात का भार नहीं था बिल्कुल भी। मैं जब वहां पहुंची केप टाउन में, जब हमने शूट करना शुरू किया था, तब मैंने होमलैंड वहां पे देखा। सीजन 1, 2 एंड 3, मैं 4 में आई थी। और मैंने एक्चुअली ना ज्यादा उस बात को सीरियस और बड़ा बनने नहीं दिया। मेरे लिए बस ये था कि मैं एक फॉरेन क्रू और फॉरेन एनवायरनमेंट में काम कर रही हूँ, मुझे यहाँ पे कैसे ब्लेंड इन होना है, मेरे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था। बिकॉज इतने महीने आप बाहर हैं, वो आसान नहीं है, और क्योंकि मैंने थिएटर किया हुआ था कुछ 5 1 साल उससे पहले, तो मुझे किसी भी काम को एंजॉय करने की कैपेसिटी पूरी तरह से आ गई थी उस वक्त, कि किस वक्त किस तरह से कहाँ किस एनवायरनमेंट में अपने आप को ब्लेंड इन करना है। और सर मेरे ख्याल से ना, एज एन आर्मी किड, हम लोगों की एडवांटेज क्या होती है कि हम किसी भी एनवायरनमेंट में जाकर उसको अपना जल्दी बना लेते हैं। तो हम, क्योंकि कंफर्ट जोन आपको ज्यादा अपना पता नहीं होता ग्रोइंग अप, हर 2 2 3 3 साल आपको यहाँ से उखाड़ वहां फेंक, वहां पे आपको अपनी जड़ें बनानी है, जहाँ जहाँ आपको जहाँ चले जाओ वहां पे आपको घर बनाना है अपना, इट्स प्रीटी मच लाइक दैट। सो एट अ ह्यूमन लेवल ना, यू डोंट गेट ओवरवेल्म्ड बाय समथिंग। और जब आप किसी चीज को इतना बड़ा नहीं होने देते, आपके लिए वो काम है। एट द एंड ऑफ द डे एक एक्टर का काम वही होता है। वो भले लैंग्वेज चेंज हो जाए, कभी मैं पंजाबी में काम करूं अगर, या हिंदी हो, या कभी अंग्रेजी हो, या जो भी, मुझे बस अपने सीन के प्रति सच्चाई उस वक्त क्या है, क्या करना है। और डायरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत ही, लाइक आई सेड, मैं बहुत ही लकी रही हूँ कि मेरे सामने जो निर्देशक आए हैं, जिनके साथ भी मैंने काम किया है, वो बहुत सेंसिटिव और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लोग रहे हैं। तो वो इतना प्यार से आपको साथ लेकर चलते हैं कि आपको, होमलैंड में मैंने अपने कपड़े पहने कितने, वो सर पे जो हिजाब मैंने पहना हुआ है सीजन 4 में, वो मेरा अपना स्कार्फ था। वो मैंने उनको बताया कि एक कोट और उसके साथ उनको हिजाब दीजिए, वो स्कार्फ दीजिए, हेड स्कार्फ, एंड दे टुक इट अप। कितनी चीजें तो मेरी उसमें अपनी थी, यू नो बूट्स मेरे अपने थे। सो इट वाज अ वेरी वेरी इजी एटमोस्फियर। बहुत आसान था वो एक्चुअली, इट वाज अ वेरी नाइस एंड अ वेरी हेल्दी एटमोस्फियर। सो शायद उसी में प्यार से वो अच्छा काम ही निकलता है फिर मेरे हिसाब से। उसमें भाषा के इनपुट्स भी आपके काफी थे। आमतौर पे भाषा भाई, बिल्कुल गलत होती है वेस्ट की बिल्कुल सीरीज सही में। बात है, यू आर राइट, आपकी रिसर्च बहुत स्ट्रांग है सर, वेरी नाइस। बिल्कुल उल्टी पंजाबी पंजाबी को होती है उसमें। सजेस्ट करी थी मैंने मैंने पंजाबी को सजेस्ट करी थी। मैंने कहा था ये, लाइक बहुत पाकिस्तानी लोग पंजाबी में बात करते हैं। मेरे नाना जी जो थे, वो पंजाबी उर्दू में लिखा करते थे, सो मैंने एक आध चीज जो सजेस्ट करी थी, दे वर वेरी हैप्पी टू टेक इट। तो सीजन 8 भी उसी हिसाब से हुआ था फिर, बिकॉज दे वांटेड टू, you know there was a big demand for this part to come back। जब उन्होंने ये रिसर्च करी थी, बिकॉज उन्होंने फाइनल फिनाले जो था उनका वापस अफगानिस्तान में सेट किया था। तो स्टोरी वाइज उसके बाद, मतलब दे एक्चुअली इनकॉर्पोरेटेड everything that I had sort of suggested at that time. It was very nice। सीजन 4 तो सबसे ज्यादा शॉकिंग सीजन था, एपिसोड था लास्ट वाला, कि ये आखिर कैसा किया जा सकता है अमेरिका के साथ, जो कि हम्म, दुनिया का दादा है। बिल्कुल। और लास्ट तक वो लास्ट तक उनको वैसे ही छोड़ के जाती है सीरीज, उनको वापस रिकवर करने का मौका नहीं देती है कि वो बदला ले लें ऐसा कुछ। और वो उनकी, देखिए उनकी वो विन है उसमें, दे आर सच हाँ। चैंपियंस एट दैट। हाँ मतलब एटलीस्ट उनको कुछ सैनिटी दे के गई वो सीरीज। बिल्कुल। एक क्यूरियोसिटी है कि एज एक्टर के तौर पे जब आप पिछले रोल्स आपके जब गुजर चुके होते हैं, तो उससे रिलेटेड मान लीजिए कुछ न्यूज़पेपर में आ रहा है, तो क्या आपका वो अपना खुद का पार्ट लगता है? जैसे इवन ये तस्नीम वाला कैरेक्टर है, तो क्या अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, तालिबान आ गया शासन में, या आईएसआई को लेके क्या बड़ी खबरें कुछ कहीं पढ़ने को मिले, तो आपको लगता है यार मैं भी कहीं ना कहीं ये मेरा एक एरिया है, या ये मेरी चीजें मैं पढ़ूं इसके बारे में क्या हो रहा है? पता, आई एम इंटरेस्टेड इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, आई एम इंटरेस्टेड इन जियो पॉलिटिक्स। मुझे वर्ल्ड इवेंट्स के साथ में जरूर अपने आप को अवेयर रखती हूँ, न्यूज देखना क्या हो रहा है दुनिया में। बट एज इट वाज अ पार्ट आई प्लेड, इट्स अ फिक्शनल वर्ल्ड एट द एंड ऑफ द डे।
ऐसा नहीं है कि वो कोई रियल वो था, ऐसा ऐसा नहीं होता। तो उस हिसाब से मेरा कनेक्शन नहीं रहता। बट ऑफ कोर्स एक एक आईएसआई का जब भी नाम आता है तो जरूर एक एक फेमिलियरिटी सी लगती है, जस्ट बिकॉज आई हैव प्लेड लास्ट सीजन में, आई प्ले लाइक द डायरेक्टर जनरल ऑफ द आईएसआई, सो इट्स इंटरेस्टिंग। चीजें वहीं से एक्चुअली आगे बढ़ी रियल पॉलिटिक्स में भी ना, इसलिए थोड़ा सा सीजन 8 में जो जहाँ खत्म हुआ उसी दिशा से आगे दुनिया बढ़ी रियल में भी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं एक सवाल ये पूछना चाहूंगा कि आपकी जो एक्टिंग है उसका जो जो तासीर है वो नेचुरल एक्टिंग उसमें उसको लाया जाएगा। अगर देखेंगे ना कैसी एक्टिंग आपकी है, तो अच्छा। नेचुरल एक्टिंग है जिसको सबसे स्मार्ट एक्टर दुनिया के एस्पायर करते हैं। तो आपने ये क्या थिएटर डेज में आपका रुझान उस तरफ हुआ, या आपने खुद से सेल्फ स्कूल किया कि यार एक्टिंग में इतने तरीके की फॉर्म होती है, ये सबसे बेस्ट है, सबसे सबसे मौलिक है, मैं इसको परस्यू करती हूँ। सर एक्चुअली मैं ईमानदारी से बताऊं तो मुझे और कोई तरीका पता नहीं है। अगर आप मुझे बोलेंगे कि आप ये मत करो कुछ और करो, तो शायद मैं कर नहीं पाऊंगी। मुझे जो समझ में आता है मैं वही करती हूँ। जब मैं कुछ लाइन पढ़ती हूँ, मुझे जो समझ में आ रहा है उस वक्त मैं वही कर पाऊंगी। मुझे नहीं पता कि और क्या, आई मीन अननेचुरल एक्टिंग क्या होगी, फिर मुझे वो नहीं पता। बट अगर कुछ ऐसा पार्ट सामने आए, चलिए अगर कोई ऐसा पार्ट आए दैट रिक्वायर्स मी टू बी लार्जर देन लाइफ, कुछ फ्लैम्बॉयंस या ऐसा कुछ, तो मैं वो भी अपने अंदर ही कहीं ढूंढूंगी। मतलब मैं सडनली कुछ और तो नहीं बन जाऊंगी। मैं निम्रत हूँ, मैं निम्रत ही रहूंगी। और जिसको भी मैं ढूंढने की कोशिश करूँ अपने अंदर, भले वो तस्नीम हो या बिम्मो हो या शिखा शर्मा हो या कोई भी पात्र हो जो भी मैंने प्ले किया है, या अभी हाल ही में स्कूल ऑफ लाइफ में नंदिता वर्मा हो, जो भी हो, वो मैं अपने अंदर ही ढूंढूंगी कहीं। और वो मुझे और कोई तरीका सर आता नहीं है एक्चुअली, आई बी वेरी ऑनेस्ट। मैं बस इतना कोशिश करती हूँ कि सीन के प्रति, उस मोमेंट के प्रति पूरी ईमानदारी रखूं उस वक्त, जितना मेरी बेस्ट एबिलिटी है। मेरा सवाल ये था कि जैसे स्कूल ऑफ लाइफ जैसी सीरीज आप करते हो जिसमें एक क्लाइमैक्स, एक सस्पेंस पूरी सीरीज में बना हुआ है कि क्या होने वाला है, एक्टर को स्क्रीन प्ले पता है कि उसको पता है लास्ट में क्या होने वाला है, तो वो अपना कहानी में मजा कैसे सस्टेन करके रखता है पूरी सीरीज में? सर मेरे लिए एक्चुअली ये कभी भी इम्पोर्टेंट नहीं होता। जैसे मैं अभी भी एक ड्रामा थ्रिलर एक उसमें काम कर रही हूँ, एक फिल्म में, मुझे एग्जैक्टली पता है एंड में क्या होने वाला है। बट मेरे लिए एक वो एक्साइटमेंट बनाए रखना जर्नी है, वो एंड में नहीं है। वो एक्चुअली मेरे लिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं वो हर मोमेंट को इतना एक्साइटिंग और थ्रिलिंग कैसे रखूं अपने अंदर कि देखने वाले को मजा आए। क्योंकि बात, आई एम जस्ट a vessel, I am just a medium between the storyteller and the audience. So I am the bridge between that. तो मेरा काम नहीं है उससे बोर हो जाना या उसके मजे लेना। अक्सर ये इनफैक्ट कॉमेडी के बारे में कहा जाता है कि जब आपको एक कॉमेडी सीन अटेम्प्ट करना हो, अगर आपको बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, तो मतलब वो सीन गलत चल रहा है। अगर आपको हंसी आ रही तो मतलब समथिंग इज रॉन्ग, बिकॉज मेरी इनफैक्ट ये अप्रोच है कि देखने वाले को इंटरेस्टिंग लगेगा कि नहीं, तो आप उस मेहनत में होते हैं, मैं उस मेहनत में होती हूँ कि मैं सीन के साथ कितनी ज्यादा क्लोजली जुड़ी हुई हूँ कि मैं बाकी सब चीजें भूल गई हूँ। तो मेरे लिए ये पॉइंट नहीं है कि क्लाइमैक्स में क्या होने वाला है, मैं जिंदा हूं, मैं मर गई हूँ, क्या होगा। ये जो मैं सीन कर रही हूँ, ये आगे जाके इम्पोर्टेंट है कि नहीं है, वो पॉइंट ही नहीं है। वो लेखक की सोच, उनकी उनकी इट्स अप टू देम, द मेकर्स। उनको देखना और उनको ये बना के रखना है कि ये इंटरेस्टिंग कैसे रहेगा। सो मेरा काम है टू बी दैट perfect communication medium, mode of communication between the storyteller to the audience. अविनाश अरुण का वर्क स्टाइल क्या है? मतलब गुस्सा ज्यादा करते हैं, शांति से काम लेते हैं, एक्टर को कंट्रोल देते हैं, खुद हाँ, कंट्रोल तो करते हैं? मैं आपको क्या बताऊं सर, इट्स अस्टॉनिशिंग। मतलब मैं वेट कर रही थी, एक दिन तो इनको शायद गुस्सा आ सकता है, एक दिन तो शायद ये इम्पेशेंट हो जाएंगे, एक दिन होगा, क्योंकि वो ना ही डायरेक्टर हैं, वो सिनेमाटोग्राफर भी हैं शो के। तो इट्स नॉट इजी। आपके ऊपर कितना प्रेशर होता है, अपने कितने लोगों को संभालना है, आपको
कैसे शूट करना, बट द क्लैरिटी ही हैज, एंड जिस सहजता से, जिस सफाई और खूबसूरती से उन्होंने काम लिया है और काम संभाला है, और जैसे वो एटमॉस्फेयर बना के रखते हैं, इतनी मोहब्बत और प्यार से वो रखते हैं सबको, इट इज ट्रूली इंस्पायरिंग। आई थिंक ही इज वन ऑफ द कामेस्ट। उनको जेन मास्टर ऐसे ही मजाक में तो नहीं बोला जाता, सीरियसली वो जेन मास्टर है उनके लिए। और इंडस्ट्री में हर जगह उनकी बात में, उनके बारे में यही बात होती है कि वो कितने काम, इतने कलेक्टेड हैं, इट्स अनरियल। और इतनी कम उम्र में इतनी एक्साइटिंग उन्होंने अपनी काम की जर्नी रखी है, इट्स रियली अमेजिंग। सो बहुत मजा आया मुझे उनके साथ काम करके। आई फील लाइक ही इज वन ऑफ द मोस्ट sophisticated and incredible minds, and someone to really look out for in the future. आपके जो आपकी आइडेंटिटी जो सबसे बुनियादी दर्शकों का वर्ग है, जो एकदम कहते हैं ना कभी कभी फिल्म देखता है और एकदम मासी फिल्में देखना पसंद करता है, उसके बीच में आपको अगर बताना हो कि आप कौन सी एक्ट्रेस है, तो एयरलिफ्ट वाली एक्ट्रेस बोलना पड़ता है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके उसके बारे में आप बताएं। जैसे अक्षय ने आपको इंटरनेशनल एक्ट्रेस बोला था उस टाइम में कि ये इंटरनेशनल एक्ट्रेस है, उनके साथ दोबारा काम करने का कोई सीन है क्या? और दूसरा, वो किस किस्म के एक्टर हैं, वो मेरा जानने में एक इंटरेस्ट था कि उनका एक्टिंग का स्टाइल कैसा है, या उनमें क्या ऐसी चीज है जो उनको ऐसा बनाती है, इतना बड़ा स्टार बनाती है। जी बहुत ही आसान है उनके साथ काम करना, बहुत इजी है, बहुत ग्राउंडेड हैं, हंसी मजाक मजेदार रखते हैं, एटमॉस्फेयर सेट का हल्का रखते हैं, कभी भी कुछ हैवी या ऐसा कुछ नहीं। और बहुत ह्यूमिलिटी है, बहुत शार्प हैं, उनको एग्जैक्टली पता है वो किस ऑडियंस के लिए क्या काम कब कर रहे हैं। एंड देखिए, एक आदमी जब 3 डेकेड्स के लिए रेलिवेंट रहे, मैं उनको स्कूल से उनका काम देखती आ रही हूँ, यू नो, सो उनमें कुछ तो बात होगी, उनको कुछ तो समझ होगी मीडियम की। यू नो, वो ऐसे ही आप इतने साल रेलेवेंट और इतने साल सक्सेसफुल नहीं रहते। सो आई थिंक यू नो, एक्टर्स लाइक हिम, उनके जनरेशन के जो भी स्टार्स हैं, उनमें जो बात है, उनमें जो एक समझ है मीडियम की, इट्स रियली कमेंडेबल। उनके साथ तो हमेशा ही मतलब काम करके मजा ही आएगा, जब भी होगा। आखिरी सवाल ये है कि आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स और क्या क्या हैं इसके अलावा, स्कूल ऑफ लाइफ के अलावा? जी मैं फिलहाल सेक्शन 84 शूट कर रही हूँ मिस्टर अमिताभ बच्चन के साथ। लास्ट ईयर मैंने हैप्पी टीचर्स डे करी है, वो इस साल रिलीज होगी। फिर फाउंडेशन एक सीरीज है एप्पल टीवी पर, उसका सीजन 2 में मैंने 2 एपिसोड्स किए हैं, वो अभी आएगा जुलाई में। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बाकी कुछ और चीजें हैं, उनके बारे में फिलहाल मैं बात नहीं कर पाई, बट जानना चाहूंगी आपको स्कूल ऑफ लाइफ कैसा लगा जब भी आप देखेंगे। जरूर जरूर। आपको बेस्ट विशेष सीरीज के लिए 2 जून को आ रही है, कल ही आ रही है, और डिज्नी प्लस डिज्नी प्लस देखिएगा हॉटस्टार तो पे। प्लीज बताइएगा आपको कैसे लगी। जरूर जरूर। ऑल द बेस्ट। थैंक थैंक यू। यू।